बात 2 पर चलते हैं। एक खत्म। पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड की याद किए हो? निश्चय याद भइल बा। बस कार्बोहाइड्रेट ले लो और जब इसको जल में डालेंगे ना, मैंने पॉलीसैकेराइड वो होता है वो बहुत अधिक अणुओं में टूटता है, 10 से अधिक अणुओं में टूटता है। तो लिखो पॉलीसैकेराइड में लिख लो। इसके पॉलीसैकेराइड पर हेडिंग बना लो। कब पेज अभी लिखो? 2 पेज भी नहीं लिखो। देखो जब इसे जल अपघटन करते हैं, जल अपघटन करते हैं तो यह मोनोसैकेराइड के 10 से अधिक अणुओं में 10 से अधिक अणुओं में टूटता है। 10 से अधिक अणुओं में टूटता है। कौन? पॉलीसैकेराइड। जब इससे हम लोग क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं तो ये मोनोसैकेराइड के 10 से अधिक अणुओं में क्या होता है? टूटता है। उदाहरण लिख लो। क्या लिखोगे? और क्या लिखोगे? स्टार्च के बाद ग्लाइकोजन लिख लो। ग्लाइकोजन। और क्या लिख सकते हो? और सेल्यूलोज लिख सकते हो। सेल्यूलोज। ठीक है। अब देखो बता दे तुम लोग को उदाहरण C6H10O5 के पावर है। अच्छा देखो स्टार्च का भी यही सूत्र होगा। कौन? C6H10O5 याद हो ना? स्टार्च का भी यही होगा और ग्लाइकोजन का भी यही होगा, सेल्यूलोज का भी होगा। सबका एक ही होता है C6H10O5। अब इसको जल में आपको डालना। इसमें जल डालोगे, जल में तो चलो जलों की संख्या भी बहुत अधिक होगी, NH2। किस में होगा ये? जब क्रिया कराओगे तो यन आगे आ गया, C6H12O6 बन गया। हम जल मिलाएंगे, यहाँ भी यन रखना पड़ेगा तभी ना। C6 तो ठीक बा, H 2 आएगा तो 12 दो और O5 6 हो जाएगा तो यानी C6H12O6 आपका हो जाएगा। इसका नाम बोलो स्टार्च। अच्छा स्टार्च का भी यही सूत्र होगा, ग्लाइकोजन का भी यही होगा और ग्लाइकोजन का भी, सेल्यूलोज का भी यही होगा। नोट कर लो इसको, मत भुलाना इसको, ठीक है? इसको तो आप ग्लूकोज कहते हैं ना। अच्छा इसको क्यों कह रहे हैं कि 10 से अधिक अणुओं में टूटेगा? क्योंकि यहाँ यन के जगह पर कुछ रखेंगे, 11 रखेंगे, 12 रखेंगे, 13 रखेंगे, जो भी रखेंगे उसकी संख्या उतनी अधिक बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो बात होगी उसका नाम होगा अपचायक प्रकृति के आधार पर। अच्छा अपचायक के बारे में आप जानते हैं सब लोग? फेलिंग विलयन के बाद जाने फेलिंग विलयन का सूत्र क्या होता है? हाँ, फेलिंग विलयन का सूत्र अरे तुम लोग याद करो, ठीक है? कई बार पूछा जाता है फेलिंग विलयन का, तुम लोग बताए थे कब है ना? जब फेलिंग विलयन कहेगा, फेलिंग विलयन तो देखो फ से शुरू हो रहा है ना, फ से तो फ के जैसे क्या रहता है? क। तो इसी के बाद हम लोग कहते हैं कॉपर ऑक्साइड, लेकिन हम लोग क्यूप्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, Cu2O। कहीं भी फेलिंग विलयन कहेगा, इसीलिए हम ट्रिक पहले ही बताए थे। फ जब कहेगा तो क के जैसा रहता है। तुम लोग कहीं नोट कर लेना इसको कॉपर ऑक्साइड के बारे में कि जब फेलिंग विलयन कही तो उसका सूत्र होता है Cu2। आएगा और कहीं किनारे कहीं भी माने करके घेरा बना लेना। टालेन अभिकर्मक तो लास्ट हम बताए थे, आपको याद है? तब आपका होता है लास्ट। सिल्वर ऑक्साइड Ag2O होता है। टालेन अभिकर्मक का सूत्र Ag2O होता है। खैर अब यही अभी आपका आएगा तो इसलिए हम इसकी जिक्र कर दिए कि जब भी फेलिंग विलयन की बात करेगा कॉपर ऑक्साइड, टालेन अभिकर्मक की बात करेगा। चलिए ठीक है, अब जो बात आपकी होगी बाबू, अपचायक प्रकृति के आधार पर
कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में, देखो आपने 3 तरीके से इसको डिवाइड किया। पहला जो आपका याद होगा, पहला जो आप पढ़े थे सबसे पहले कि भौतिक गुणों के आधार पर आपने बांटा था शर्करा और या शर्करा में। दूसरा मोनोसैकेराइड के अणुओं की संख्या के आधार पर बांटा था आपने का मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब हम लोग चल रहे हैं अपचायक गुण के आधार पर मोनोसैकेराइड का वर्गीकरण। तो लिख लो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। मिटा दे साहब, देखो वही है, देखो यहाँ पर दिखा रहा है, याद भैया ट्रिक है, ठीक बनो। फ जब भी रहेगा तुम लोग याद करो, फ जब भी रहेगा ना तो फ की तरह ख है, तो फेलिंग जब भी कहेगा तो का पर रहेगा। तुम लोग बताए थे 12 वालों को पहले बताया गया था, आप याद कर लीजिएगा। लाश है, लाश कहता नहीं, टास है, टास, तो टास कहोगे तो टास से टाले ना भी कर्मक, और 100 से सिल्वर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। चलिए हाँ, तो बात क्या हो रही है, बात आपकी हो रही है कि अपचायक गुण के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। अपचायक गुण के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। हमारा ऐसा बतियाओ के बाद पूरा रिश्तेदार लोग फोन कर छोड़ दे, हमारा जी बतियाओ करा ऐसा आज तुमको बता देते हैं बाबू, जब आदमी मर जाता है तो उसको लाश को कभी नहीं रखना चाहिए। ये कर्तव्य बनता है कि जितना जल्दी हो सके उतना उसको जो पंच तत्व है उसमें विलीन कर देना चाहिए, तन को ना रखना चाहिए। साला जो जीते हुए नहीं आया उसको मरने के बाद क्यों बुला रहे हो, उस लाश को देख कर क्या करेगा। उसकी श्रद्धा थी तो आकर के पहले नहीं देखता, उसको श्रद्धा थी तो आकर पहले नहीं देखता, मरने के बाद कौन देखता है। लाश देख करके रो रहे हो, अब तो उसकी प्राण चली गई है। प्राण था तो साला गाली देता था, आज प्राण निकल गई तो देखने के लिए सब तो भुला जाओगे धीरे धीरे, तुम लोग समझ रहे हो। नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्या हो जाएगा। अपचायक गुण के आधार पर कितने भागों में इसको बांटा गया है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। पहला अपचायक शर्करा, अपचायक शर्करा। चलो भाई पहला लिख लो अपचायक। अच्छा कल पूछा जाए तो सब लोग बताओगे। अपचायक शर्करा, चलो कहोगे ऐसे शर्करा जो अपचायक का कार्य करता है, अपचायक का कार्य करता है तथा जिसमें CHO एल्डिहाइड होता है ना, CHO का मतलब, तथा CO समूह उपस्थित होता है, CO समूह उपस्थित होता है, उसे अपचायक शर्करा कहते हैं, उसे अपचायक शर्करा कहते हैं। यह तालीन अभिकर्मक, अभी आप पढ़े हैं ना, क्या होता है सूत्र है, एजिट्यूब तथा फेलिंग विलयन। अगर ना बता रहते थे तो लोग कहते क्या हो फेलिंग विलयन, इसलिए आपको परिचय करा दे। अरे भाई केमिस्ट्री के टीचर हम लोग हैं ना। Cu2 तालीन अभिकर्मक तथा फेलिंग विलयन से क्रिया कर लेता है, अभी क्रिया भी कराएंगे, बाकी यहाँ तो क्रिया कर लेता है।
और देखो इसमें उदाहरण में लिख लेना, सुक्रोज को छोड़कर, सुक्रोज को छोड़कर सभी मोनोसैकराइड तथा डाइसैकराइड अपचायक शर्करा होते हैं, अपचायक शर्करा होते हैं। केवल सुक्रोज नहीं होता, वो सुक्रोज डाइसैकराइड होता है ना, तो सुक्रोज को छोड़ दो, बाकी जितने भी मोनोसैकराइड हैं, चाहे ग्लूकोज लो, चाहे फ्रक्टोज लो, चाहे रेनोस लो, चाहे जो भी आप लीजिए, सब आपके अपचायक शर्करा कहलाते हैं। डाइसैकराइड में सुक्रोज को छोड़कर, सुक्रोज तो चीनी होता है, बाकी जितने भी शर्करा होते हैं सबको हम लोग अपचायक शर्करा कहते हैं। जो अपचायक शर्करा होता है वह शर्करा, जो अपचायक शर्करा होता है वो शर्करा किससे क्वालिटी कर लेता है, किससे क्रिया कर लेता है, तो वह क्रिया कर लेता है आपके फैलिंग विलयन से और टालिन अभिकर्मक से। जब भी फैलिंग विलयन की बात करेगा तो आपको वाला जो बात होती है क्यूप्रस ऑक्साइड की बात करेगी, जब भी टालिन अभिकर्मक की बात करेगा तो Ag2O की बात करेंगे, तो उससे क्रिया कर लेता है। ठीक है, उदाहरण में लिख लीजिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोस, लैक्टोस, माल्टोस। अच्छा, लैक्टोस और माल्टोस, हाँ यही छूटा था, ये भी याद रखेंगे, सुन लो बाबू ध्यान से। लैक्टोस और माल्टोस दोनों डाइसैकराइड है, दोनों डाइसैकराइड है। एक बार बताते हैं, सुक्रोज का नाम सुने होंगे, माल्टोस का नाम सुने होंगे, लैक्टोस का नाम सुने होंगे। तो लैक्टोस तो दूध में पाया जाता है, माल्टोस जौ से बनाया जाता है, जौ से। तो माल्टोस, लैक्टोस और सुक्रोज, ये तीनों जो होते हैं डाइसैकराइड होते हैं। क्या कहा गया? माल्टोस और फ्रक्टोस, हाँ ठीक है ना। तो इस तरीके से बता सकते हैं। मिला इसको, आवाज आओ, कहा बचा है अनपचायक शर्करा ना जी, दो प्रकार के तो भागों में आपने बांटा। एक क्या होता है अपचायक शर्करा, आपने देख लिया, और दूसरा होता है अनपचायक शर्करा। याद है अनपचायक शर्करा, सब इसका उल्टा कर देना। जब भी बात अनपचायक शर्करा करेगा तो आप कहेंगे कि ऐसी शर्करा जो अपचाय के गुण प्रदर्शित नहीं करता है, जो फैलिंग विलयन से और टालिन अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनपचायक शर्करा कहते हैं। तो लिख लो, दूसरा अनपचायक शर्करा। देखो, ऐसे शर्करा जो टालिन अभिकर्मक तथा फैलिंग विलयन से क्रिया नहीं कर पाता है या क्रिया नहीं करता है, तो उसे अनपचायक शर्करा कहते हैं। अच्छा चलो, तुम लोग का तब बायोलॉजी नहीं दिया जाएगा, तो फिजिक्स अंग्रेजी लिख लेना, तो उससे अनपचायक शर्करा कहता है। अब खुश हो गए ना तुम लोग? उदाहरण में लिख लो, तो पहले सुक्रोज लिखा जाएगा, सुक्रोज तथा सभी
पॉलीसैकेराइड, सभी पॉलीसैकेराइड, सब आपको याद होना चाहिए कि सुक्रोज और सभी पॉलीसैकेराइड जितने भी आप देख रहे हैं सब क्या होते हैं, अनौपचारिक शर्करा। पंडित जी अगर मान ली नर्सिंग के कोर्स करना है तो कहीं मेहनत से पढ़ी, ऐसा डॉक्टर बने कि जितना भी औरत प्रेग्नेंट होगा सब लोग अस्पताल में जा सकते। यह हमारी शुभकामना रही। तो अस्पताल बनेगा तब नहीं दिखाई देगा, कभी दिखाई देगा। अच्छा ब्लैक बोर्ड कर रहे हैं। अब आइए कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण क्या पहचान करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट है। चले पहचान कर। हाँ ये भी बात सही है। ये जानता है बासा है, बासा बाबू कोई व्यक्ति फैट होता है, मोटा होता है तो क्या बढ़ जाता है, वसा की मात्रा बढ़ जाती है। हाँ वसा है, देखो ना उसका स्तन छू के देखो कितना बड़ा बड़ा है, वसा के चलता है। अब वसा से ही दूध का निर्माण भी होता है, ये भी जानते होंगे सब, तुम लोग तो पढ़े ही होगे ना। आइए कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण मैं देखता हूँ कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है आप उसका परीक्षण को क्या नाम देते हैं, तो एक काकी लोग उसका नाम होता है मालिश परीक्षण। मालिश परीक्षण देखना ध्यान से। अभी होला का मालिश, मालिश जानते हो ना? और इसमें मालिश कीजिए, ये ठंडा में ठंडा फेंक दबा लो, मालिश करवा। देखो इसमें सबसे पहले क्या होता है ना, कैसे इसका परीक्षण करते हैं पहले समझ लो तब लिखना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा बीकर ले लेते हैं। बहुत बीकर लिया हो तुम लोग, आज तक देखे नहीं, ब्लैक पे लिए ब्लैक पे देखे। अच्छा आपको याद होगा बीकर एक शब्द भी है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बीकर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बायोलॉजी के भाषा से हिसाब से बीकर को बताना है, बायोलॉजी के भाषा से हिसाब से। एंजाइम, एकदम सही लड़का बोला है। एंजाइम कहते हैं, एंजाइम। एंजाइम किसे कहते हैं याद है? हमारे शरीर के अंदर क्रियाओं को प्रेरित करता है। हमारे शरीर के अंदर क्रियाओं को प्रेरित करता है, जो क्रियाएं सोई होती है उसको प्रेरित करते हैं। याद कर लेना। कता अभी तुम सोई हुई है, देख सकी एक खंजर पक्षी आए, तुम अभी सोई हुई है, सब कुछ पढ़ रहा है तुम लोग, तो दिन पढ़ते भी, अब धीरे धीरे पढ़ाई भी आपकी डाउन होती चली जा रही। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण इसको क्या कहते हैं हम लोग? मालिश परीक्षण। हाँ तो क्या होगा, एक आप भी कर लेंगे, चमक डिब्बा ले लो। कौन डिब्बा? कौन डिब्बा? अब क्या करेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट है जिसमें, उस कार्बोहाइड्रेट को जल में घोलेंगे। मान इसमें जल है, जल है, जल में कार्बोहाइड्रेट को डाल दो। तो सीख लो बाबू सब लोग। हो सकता है कि आपके एग्जाम में आपके जो प्रैक्टिकल को उसमें टीचर लोग पूछे कि बाबू आप कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे करेंगे, तो आप बीकर ले लेंगे, उसमें आपने जल रख दिया और उसमें आपने कार्बोहाइड्रेट को क्या करेंगे, डाल देंगे। अब सुनो, अब इसी के अंदर मालिश अभिकर्मक डालेंगे। क्या डालेंगे? मालिश अभिकर्मक। अभी होता क्या है तने देखो। अच्छा नेप्थलीन का नाम आप सुने हैं? नेप्थलीन का नाम है या नेप्थोल तो लेते हैं। ये कपूर खाना होता है, कपूर होता है ना, उस देश होता है। नेप्थोल लेंगे, नेप्थोल लेंगे, नेप्थोल नाम सुनते ना, नेप्थोल, नेप्थोल, नापतोल ना, नेप्थोल प्लस एथिल अल्कोहल,
प्लस एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल जानते हैं ना? हाँ, चलिए ये ले लेंगे। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, ठीक है ना, इसमें सब डाल देंगे। इसमें डाल दिए सब पैक कर दिए, कितना चीज़ डाल दिए, अल्फा नेप्थोल एथिल एल्कोहल डाल के एक ही में छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे सल्फ्यूरिक अम्ल को प्रखनली में गिराना, एकदम दीवार के सहारे, एकदम दीवार के सहारे, H2SO4 जिसको कहते हैं। धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, सुन तो नहीं है। H2SO4 दीवारों के सहारे इसमें डालेंगे। तो डालने के बाद क्या होगा, सुन लो ध्यान से। डालने के बाद पहले भूरा रंग का अवक्षेप बनेगा इसके ऊपर, मान देखोगे ना, तो किस रंग का, माने पहला स्थिति में भूरा रंग का अवक्षेप बनेगा। भूरा रंग का क्या बनेगा, देखो याद किसी बच्चा को नहीं रहता है, लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो याद कर सकते हो। लेकिन आप पढ़े भी होंगे। अच्छा चलिए, आप लोग पढ़े हो ना, कैसे आप पहचान करते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है? सोच के बता दो, कौन रंग होता है जिससे पता चलता है कार्बोहाइड्रेट है? सोच के बता दो, मैं मान जाऊंगा। कैसे आप कहेंगे, बायोलॉजी वाले बच्चे सब पढ़ के आए राजकुमारा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है? बकलोल कहीं की नीला रंग या बैगनी रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। तुमको पढ़ाया गया, अगर सिद्ध करिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो आप पत्ती लिए थे, उसको काला कागज से ढक दिए थे, फिर पत्ती को आप निकाल करके आयोडीन के घोल में डाले थे, तो उसका रंग कैसा हो गया था? नीला। तो कहते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो अब पहले भूरा बनता है, कुछ समय बाद ये क्या होता है, नीला रंग हो जाता है। दूसरा का कंडीशन में इसका रंग कैसा हो गया, नीला या बैगनी। तो ये हो जाता है कि इसमें क्या बना है, इसमें कुछ समय बाद माने आपका होता है ऐसा नीला। देखो मैं बना दे रहा हूँ, नीला या बैगनी। तो इससे सिद्ध होता है कि यही क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो लोग पढ़े तो थे सब लोग, आप लोग भी पढ़े होंगे, 10 में भी पढ़े थे आप लोग। चलो ठीक है, भुलाओगे तभी हम बताएंगे तो याद करोगे, ये बात होता है। भुलाते रहो। तो ये होता है आपके कहा कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। एक बार समझो कैसे आप परीक्षण इसको करेंगे। हमने कहा कि आप बीकर लेंगे, क्या लेंगे आप, बीकर ले लिया आपने, बीकर एकदम आराम से बीकर ले लिया। ऐसे में आप जल डाल देंगे, जल पहले ले लीजिए, जल डाल दिया हमने। फिर इसमें भाई जिसका परीक्षण करना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का करना है बाबू, देखिए क्या कर रहे हैं हम, देखिए तनी, देखिए क्या कर रहे हैं हम। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट डाल देंगे, डाल दिया आपने। डालने के बाद कुछ समय के बाद आप मालिश अभिकर्मक डालेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर अभिकर्मक लिखिए, अभिकर्मक डालेंगे। अब क्या होता है, अल्फा नेप्थोल जो कि कपूर के जैसा होता है, एथिल एल्कोहल जो कि आप देखे भी होंगे, एथिल एल्कोहल माने पानी की तरह होता है। पिए होंगे, नहीं पिएंगे तो देखे तो जरूर होंगे, कोई ना कोई ढारता होगा आपके घर, आपके बाबा जी, आपके पापा जी, चाचा जी, कोई ना कोई ढारता होगा। हाँ माने चेक कर सकते हैं, जाइए एक बोतल खरीद के चेक करिए, वहाँ पर खड़ा हो जाइए, कोई पूछता है दिखाओ। तुम लोग होशियार नहीं हो, अगर जाओगे, अगर मान लो कोई पकड़ लेता, पुलिस पकड़ लिया, क्यों क्या कर रहे हो, क्यों खरीदो, कहे सर मेरे टीचर ने बताया परीक्षण कर रहे हैं हम लोग। तो फिर वो अगर पढ़ा लिखा होगा तो कहें हाँ सही है, चलो जाओ बोतल ले लो, तो इसको उधर के तो मार लो खटे देन सुनिए। तो ये मालिश सभी कर्मक लेते हैं, अल्फा नेप्थोल और एथिल एल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा ना कि बीकर के सहारे, जैसे मान लो कि बन है गिलास, गिलास के सहारे पानी एकदम माने एक एथी पर एकदम धीरे धीरे गिरेगा तो नीचे आ रहा है, छोड़ दीजिए। तो जब धीरे धीरे बीकर पर गिराएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत खतरनाक होता है, कहीं देखो सल्फ्यूरिक अम्ल, बोलो कहाँ देखे हो, कहाँ देखे हो, बैटरी के अंदर क्या भरल बा, यही ना सल्फ्यूरिक अम्ल। इन्वर्टर की जो बैटरी होती है 12 वोल्ट के 24 वोल्ट के भाग ना इन्वर्टर घर 12 वोल्ट की बैटरी है, तब वो नहीं के मालूम डालने के लगे 12 वोल्ट 24 वोल्ट का, 24 वोल्ट का आता नहीं है, ट्रक में 24 वोल्ट का लगता है। बोले हमारे कॉन्टेक्ट करा अब 24 ना वाला तो माथा चक्री आ गए, पहले नाम सुन रहा है। चलो H2SO4 अब तोरा के चाहिए तो 12 वोल्ट है, बताओ तू 12 वोल्ट कहने के बैटरी से जोड़ दिया है 12 वोल्ट तो 24 वोल्ट नहीं हो जाएगा। तो धीरे धीरे गिराते हैं तो इसका रंग कैसा होता है, भूरा रंग का अक्षेप होता है। लेकिन कुछ समय बाद किस रंग का होता है, नीला या बैगनी। इससे सिद्ध होता है कि इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। तो लिखाना पड़ेगा, लिख लो। अच्छा लिखो तो
हेडिंग बना ली हो ना, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। अब फिगर अपने हिसाब से बना लेना, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, या इसी को हम लोग कहते हैं मालिश परीक्षण। देखो सर्वप्रथम एक बीकर लेते हैं तथा इस बीकर में जल और कार्बोहाइड्रेट मिला देते हैं। कुछ समय बाद इसमें मालिश अभिकर्मक अल्फा नेप्थोल तथा कुछ समय बाद इसमें मालिश अभिकर्मक हमने खुद गैस छोड़े वाली बात तरह जो तक आगे ले जाइए सर मिलाते हैं तो विलयन के दो परतों के बीच भूरा रंग का अच्छा 1 मिनट पहले नहीं करना चाहिए, देख लिया क्या? जब अरे वो मैं जोड़ के लिख लो अपने हिसाब से। जब दीवारों के सहारे सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो दोनों परतों के बीच भूरा रंग का अब पड़ोसी प्यार पर चल गए ना इसे कर अवक्षेप प्राप्त होता है तथा कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला या बैगनी जैसा हो जाता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि मिलाया गया पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है। नोट कर लो इसको। सब लोग परीक्षण कर लेंगे कार्बोहाइड्रेट के। यही है मालिश परीक्षण बाबू। कई बार पूछा जाता आपसे मालिश परीक्षण के बारे में, तो आप जरूर इसके बारे में बता सकते हैं। क्या लिखा गया सबका जल्दी से। यही है मालिश परीक्षण कार्बोहाइड्रेट के लिए। नीचे तो से कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। और आज का लास्ट हेडिंग रहेगा बाबू कार्बोहाइड्रेट का महत्व। तो अब विस्तार से तो मान लीजिए कल इसका आगे पढ़ाई होगी।
कार्बोहाइड्रेट का महत्व। तो मालिश परीक्षण जब भी आप उपयोग करेंगे किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए। आप लोग पढ़ लेंगे ना तो बाद में आपको दिक्कतें नहीं, तो बढ़िया से लिख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए तो एक हेडिंग बनाइए, नहीं लिखा है क्या भाई? कार्बोहाइड्रेट का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आज का ये केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक थे जो आपने देखा, आपने आज सैर भी किया लगभग 2 घंटे तक। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण हेडिंग बना लो। परीक्षण तो हो गया महत्व, कार्बोहाइड्रेट का महत्व। तो लिख लो कार्बोहाइड्रेट के महत्व में पहला, कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलता है। अभी मैंने आपको बताया कि आप ग्लूकोज खाइए या ग्लूकोज पीजिए या ग्लूकोन डी पीजिए तो आपको तुरंत एनर्जी मिलता है। हालांकि जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं वो ग्लूकोज का ज़्यादा दहन करते हैं, सेवन करते हैं। दूसरा लिख सकते हैं, इसके दहन से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता है। शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता है। दहन का मतलब माने जलाने पर, घोलने पर। अतः एक जैविक ईंधन है। अतः यह जैविक ईंधन है। तीसरा आ जाओ बाबू, ग्लाइकोजन। अच्छा, ग्लूकोज के रिएक्शन भी तो आपको याद होगा ना? याद है? ग्लूकोज कब टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होता है। याद करो, श्वसन में पड़े होने से जैसे आपका है ना C6H12O6 प्लस O2 रिएक्शन होगा तो C6 रिएक्शन होगा तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा आपको प्राप्त होता है। 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई। चलो तीसरा लिख लो, ग्लाइकोजन संचित ऊर्जा स्रोत का कार्य करता है। ग्लाइकोजन का सूत्र C6H10O5 के पावर n पॉलीसैकेराइड होता है। ग्लाइकोजन संचित ऊर्जा स्रोत का कार्य करता है। माना हमारे शरीर में ऊर्जा को संचित रखता है। थोड़ा सा मैं इसमें एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि आपको याद होगा अग्नाशय के लैंगरहैंस दीपिकाओं से एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। याद है आप लोग को? और जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है वो हमारे शरीर में उपस्थित ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, और यही ग्लाइकोजन जब हमारे शरीर को एनर्जी की आवश्यकता होती है तो ये ऊर्जा देता है। अब एक बात सुनो, जब इंसुलिन जो एंजाइम है, जो हार्मोन्स है, जब उसकी कमी हो जाती है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता। और जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता है तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। और जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमें मधुमेह रोग हो जाता है। और जब मधुमेह रोग हो जाता है तो इंसुलिन की इंजेक्शन लगाई जाती है। जब इंसुलिन जाएगा तो फिर ग्लाइकोजन, जब मधुमेह रोग हो गया ना, जिसको आप डायबिटीज भी कहते हैं, ये खत्म होने वाला नहीं, बहुत ही खराब रोग है। कहीं कट गई, खाओ बन गई तो ठीक है, नहीं होगा, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बात समझ रहे हैं? चलो, तो संचित ऊर्जा स्रोत का कार्य करता है ग्लाइकोजन। अगला लिखो, आपको याद होगा पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? और सेलुलोज का है
कार्बोहाइड्रेट है। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड लिख लेना। पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सेलुलोज से बनी होती है। और लिखना कि यह एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। चलिए पांचवा आ जाइए। ग्लूकोज से पेंटोस शर्करा तथा न्यूक्लियोटाइड डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है। अच्छा चलो 11-12 सब लोग बैठे हैं। एक प्रश्न आपसे पूछते हैं। बस 12 वाले मैथ वाले बच्चे नहीं पढ़े हैं इसके बारे में, लेकिन 11 वाले बच्चे भी पढ़े हैं। पहले 12 वाले लड़कों से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं। 12 वाले लड़के सबसे न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? फॉस्फेट तनी क्या है लड़वा के बोला ना, मर्द का तनी बोला लड़वा का। चलिए 11 वाले से प्रश्न है, बताइए न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होता है? जब सल्फर फास्फोरस मिलता है। आधा तो लोग किले का धाई लोग। अच्छा कोई भी स्टूडेंट है बता दो कि न्यूक्लियोटाइड कहते किसे हैं, क्या इसका निर्माण होता है? रिमुआ बताओ। तो जब मुझको पुकारे मैं चली और नदिया किनारे। फॉस्फेट प्लस शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षारक तीनों मिलते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। अच्छा बताओ न्यूक्लियोटाइड पाया कहाँ जाता है? सोच के बताओ सब लोग, न्यूक्लियोटाइड पाया कहाँ जाता है? डीएनए में? क्या आरएनए में नहीं पाया जाता है? भागत। अच्छा चलो मान लो पाया जाए कहाँ? कोई देखे हो न्यूक्लियोटाइड को? कहीं देखे हो तुम लोग? हाँ बायोलॉजी आप लोग देखे हैं? नहीं देख लो बड़े न्यूक्लियोटाइड नहीं देखे हो? और तुम लोग को दिखाते हैं। आप देखो फॉस्फेट शर्करा फॉस्फेट शर्करा फॉस्फेट शर्करा। तुम देख लो 1 मिनट। नाइट्रोजन क्षारक एडेनिन ग्वानिन थायमिन तो लिख लो, छोड़ के मिटा देते हैं। फिर फॉस्फेट फिर शर्करा साइटोसिन। ए के साथ क्या रहता है याद है? टी। जी के साथ सी एक जैसा होता है। अरे कौन बंद है? हाइड्रोजन। टी के साथ ए सी के साथ। चलो इतना तो आपके पास। अब एक चीज बताओ, ये सब मिले थे कि न्यूक्लियोटाइड बन रहा है, इधर भी मिलता था न्यूक्लियोटाइड बनता, तो जो है दोनों रज्जु को देखते हुए न्यूक्लियोटाइड का बना होता। कल देखे ही नहीं। डीएनए का जो रज्जु का एक ये रज्जु है और एक क्या एक रज्जु ये है, तो डीएनए के 2 रज्जु होते हैं और दोनों रज्जु किसके मिलकर बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड के। तो पहले बोला क्या नहीं देखे तो क्या करना है? मेरा डीएनए काट लो, काट के निकाल के देख लो। चलिए ठीक है, तो आपका ये केमिस्ट्री आज तक इतना रहा। ठीक है।